हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेक्शन 1 कैंडिडेट्स जो ऑप्शन चूज करते हैं हमारे पास सर्विंग एंड मैपिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जिसका आपको पैटर्न पता ही है कि 8 क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स के रहेंगे और 11 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल हमारे पास क्या 30 मार्क्स का ये पोर्शन रहता है, ठीक है। और वही 30 मार्क्स का हमारे पास जो ऑप्शनल में रहता है वो सेक्शन 2 डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर वीडियो के अंदर हम जो 47 से 54 8 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क्स के रहेंगे, और जो 55 से 65 क्वेश्चंस जो रहेंगे 11 क्वेश्चन वो हमारे पास 2 मार्क्स के रहेंगे, उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो 47 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि टू पोजीशंस ऑन अर्थ सरफेस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन WGS84 रेफरेंस फ्रेम एंड इलिप्सॉइड। द नॉर्म ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू पोजीशन वेक्टर्स इज द। तो जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हम निकालते हैं उसको हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि टू पोजीशंस ऑन द अर्थ सरफेस, दिस इम्प्लाइज पॉइंट्स इन 3D स्पेस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? दिस मीन्स द पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड एज XYZ प्लेन, या XYZ वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। 3D वैल्यू होती है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। WGS84 जो है वो हमारे पास रेफरेंस फ्रेम और इलिप्सॉइड है। दिस स्पेसिफाइज द जियोडेटिक डेटम एंड द शेप ऑफ द अर्थ यूज्ड फॉर दीज कोऑर्डिनेट्स। तो इसके अंदर क्या अर्थ के शेप को कंसिडर किया जा रहा है। तो 3D सरफेस के बीच का जो दो पॉइंट्स होता है हमारे पास, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे P1 पॉइंट मान लीजिए X1 Y1 Z1 कोऑर्डिनेट्स हैं, वहीं P2 के हमारे पास X2 Y2 Z2 है। तो देयर डिफरेंस वेक्टर हमारे पास क्या है? P2 माइनस P1 है, X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1 है, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ डिफरेंस क्या रहेगा? नॉर्म्स ऑफ P2 माइनस P1 स्क्वायर रूट ऑफ X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है नॉर्म ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं? यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। वहीं अगर हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं तो स्फेरिकल डिस्टेंस क्या है? इट इज द डिस्टेंस अलोंग द सरफेस ऑफ स्फीयर, मीन्स ग्रेट सर्कल डिस्टेंस, ठीक है। तो उसको हम स्फेरिकल डिस्टेंस कहते हैं। वाइल द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली ए स्फीयर, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म एंड द ऑपरेशन डिस्क्राइब्ड इज नॉट कैलकुलेटिंग डिस्टेंस अलोंग ए कर्व्ड सर्फेस। और वहीं इलिप्सॉइडल डिस्टेंस की बात करते हैं तो इट इज द डिस्टेंस अलोंग द सरफेस ऑफ एन इलिप्सॉइड सिमिलर टू स्फेरिकल डिस्टेंस। दिस इज द जियोडेसिक डिस्टेंस ऑन ए कर्व्ड सरफेस, नॉट ए डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन कार्टेशियन पॉइंट्स। और जो कार्टेशियन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसको हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं। सो दिस इज द straight line distance between two points in Euclidean space, that is in a Cartesian coordinate system. This matches the definition of the norm of the difference between two Cartesian vectors. तो इसलिए आंसर क्या है हमारे पास? कार्टेशियन वेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, नॉर्म के बीच का डिफरेंस है, उसको हम यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। वहीं प्लेनर डिस्टेंस कौन सा होता है? इट इज द डिस्टेंस इन ए 2D प्लेन। टिपिकली क्या है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिफरेंस निकालते हैं हम, ठीक है, X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर रूट करते हैं, वो प्लेनर डिस्टेंस कहलाता है। ये 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को काउंटरफोर नहीं करता है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो नॉर्म ऑफ द डिफरेंस वेक्टर बिटवीन टू कार्टेशियन पोजीशन को यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैप प्रोजेक्शंस इज नॉट कन्फर्मल। ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसवर्स मर्केटर, स्टीरियोग्राफिक, लैम्बर्ट्स, कन्फर्मल कोनिक प्रोजेक्शन है और साइनसोइडल प्रोजेक्शन है। तो हमने जब मैप प्रोजेक्शन की लेक्चर सीरीज में देखा है तो उसके अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स मर्केटर के बारे में पढ़ा है, स्टीरियोग्राफिक है, लैम्बर्ट्स, कन्फर्मल कोनिक प्रोजेक्शन है, साइनसोइडल हमारे पास नहीं होता है। तो ऑप्शन नॉट का पूछा गया, आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ए कन्फर्मल मैप प्रोजेक्शन इज द वन दैट प्रिजर्व्स एंगल्स लोकली, मीनिंग दैट द शेप ऑफ स्मॉल फीचर्स इज एक्यूरेटली प्रेजेंटेड। तो जो भी हमारे पास फीचर है जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2D सरफेस के ऊपर या प्लेन शीट ऑफ पेपर के ऊपर, वो जो फीचर्स है उसका शेप मेंटेन्ड रहे, उसको हम कन्फर्मल मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। अब हम एक एक ऑप्शन की बात करें, जैसे ट्रांसवर्स मर्केटर है, सो दिस इज द कन्फर्मल प्रोजेक्शन। इट्स ए वेरिएशन ऑफ द मर्केटर प्रोजेक्शन वेयर द सिलेंडर इज टेंजेंट अलोंग ए मेरिडियन इंस्टेड ऑफ द इक्वेटर। तो ट्रांसवर्स मर्केटर भी हमें पता है कि अगर हम सिलेंडर को इस तरीके से डेवलपेबल सरफेस, मतलब कि वो एक मेरिडियन को टेंजेंट करे, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स मर्केटर है।
तो ये कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन है। वहीं स्टीरियोग्राफिक है, इट इज ऑल्सो ए कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन, इट प्रोजेक्ट्स ए स्फीयर ऑन टू अ प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द स्फीयर सरफेस अपोजिट टू द प्लेन। तो हमने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर देखा था स्टीरियोग्राफिक कि हमारे पास जो भी डेवलपेबल सरफेस है ये अर्थ है, पोजीशन ऑफ लाइट जो है अपोजिट टू द सरफेस ऑन द प्लेन है हमारे पास, ठीक है, सरफेस के जो स्फीयर का अपोजिट टू द प्लेन है, ठीक है। वही लंबर्ड कन्फॉर्मल कोनिक प्रोजेक्शन होता है कि इट सेल्फ, जो नाम है वो खुद बता रहा है कि ये कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन है। इट प्रोजेक्ट्स द अर्थ ऑन टू ए कोन एंड एंगल्स आर प्रिजर्व्ड। तो इसके अंदर भी हमारे पास एंगल प्रिजर्व किए जाते हैं जो कि होना चाहिए कन्फॉर्मल मैप प्रोजेक्शन के अंदर। साइनोसोडल हमारे पास नहीं होता है, दिस इज एन इक्वल एरिया और इक्वलेंट प्रोजेक्शन बट इट्स नॉट कन्फॉर्मल, इट डिस्टॉर्ट्स शेप्स स्पेशली अवे फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन एंड द इक्वेटर टू मेंटेन एक्यूरेट एरिया रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे जैसे हम सेंट्रल मेरिडियन से अवे जाते हैं या इक्वेटर से ऊपर नीचे की साइड जाते हैं तो इसका जो शेप है अर्थ का या किसी फीचर का वो डिस्टॉर्टेड दिखाई देता है। तो साइनोसोडल हमारे पास नहीं है कन्फॉर्मल मैप प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे पास नॉट हो जाएगा, नॉट कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन का साइनोसोडल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ए सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिक मैप ऑफ स्केल हमारे पास 1:50,000 दे रखा है। द कंटूर्स आर ड्रॉन कन्वेंशनली एट इंटरवल्स ऑफ। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं कि 20 और 40 मीटर रहता है जो इंटरवल रहता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कन्वेंशनल कंटूर इंटरवल पूछा गया सर्वे ऑफ इंडिया टोपो शीट्स या टोपोग्राफिक मैप्स का जिसका स्केल हमारे पास 1:50,000 है। तो contour interval on topographic map depends on the scale of the map and the terrain depicted. However, there are standard और conventional intervals used by mapping agency, जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिया है हमारे पास इंडिया के टोपोग्राफिक मैप्स के लिए, वो डिफाइन करती है यहाँ पर स्टैंडर्ड मैप्स या उसका जो इंटरवल होता है कंटूर्स का वो डिफाइंड होता है। सो फॉर ए सर्वे ऑफ इंडिया टोपोग्राफिक मैप एट ए स्केल ऑफ 1:50,000 the conventional contour intervals used are typically 20 meters for flatter terrain and 40 meters for the hilly और mountainous terrain, क्योंकि ज़्यादा इंटरवल रखेंगे तभी वो थोड़ा कंटूर इंटरवल्स माउंटेनियस या हिली टेरेन पे विजिबल होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट वेरिएशन देखने के लिए मिलता है या फिर स्टीप वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, इसलिए वहाँ पास ज़्यादा कंटूर इंटरवल होता है फॉर द हिली और माउंटेनियस टेरेन के लिए। तो ये फिक्स्ड है हमारे पास कि मैप्स माइट यूज अ 10 मीटर फॉर वेरी फ्लैट एरियाज बट 20 और 40 मीटर जो है मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंटरवल्स है फॉर द मैप ऑफ स्केल 1:50,000 के लिए। तो आंसर हमारे पास क्या है, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे पास कि फिगर बिलो शोज एन ओपन ट्रेवर्स PQRS हमारे पास गिवन है, P से स्टार्टिंग पॉइंट है और S हमारे पास एंड पॉइंट है, ठीक है, ट्रेवर्स का। तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है, मतलब कि हमें एंगल आर की बियरिंग निकालनी पड़ेगी, डिफ्लेक्शन एंगल पी पे निकालना पड़ेगा और इंक्लूडेड एंगल जो है हमारे पास 120 डिग्री है या नहीं। तो ऑप्शन ABCD का चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इमेज के अंदर जो गिवन है वो ओपन ट्रेवर्स है PQRS। तो एक एक सेगमेंट को देखते हैं। सबसे पहले PQ की बात करते हैं हमारे पास। तो जो बियरिंग है, जो मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल है हमारे पास PQ का वो है 75 डिग्री। तो बियरिंग जो एंगल P की रहेगी वो हमारे पास 75 डिग्री रहेगी, ठीक है। वहीं हमारे पास Q की बात करते हैं तो एंगल इनसाइड द ट्रेवर्स एट Q इज 120 डिग्री, ठीक है। तो इस फिगर में अगर आप देखोगे तो एंगल जो है PQ और QR के बीच का जो इंटरनल एंगल है, ठीक है, जो इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा हमारे पास Q के ऊपर वो 120 डिग्री है। वहीं अगर हम देखेंगे QR से जो लाइन आगे अगर हम एक्सटेंड करते हैं और उसका डिफ्लेक्शन RS का कितना है 32 डिग्री है। तो डिफ्लेक्शन एंगल जो रहेगा R के ऊपर वो 32 डिग्री है। तो आप ऑप्शन C देखोगे तो एंगल P जो बियरिंग है 75 डिग्री है, ये हमारे पास इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। Q के ऊपर 120 डिग्री है और R जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल है 32 डिग्री। तो ऑप्शन C हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हेन कंडक्टिंग अ सर्वे यूजिंग ए टोटल स्टेशन अ जेनिथ एंगल इज मेजर्ड एज 84 डिग्री 13 मिनट एंड 56 सेकेंड इन द डायरेक्ट मोड, व्हाट इज द इक्विवेलेंट जेनिथ एंगल इन द
रिवर्स मोड हमें निकालना है। तो रिवर्स मोड निकालने के लिए क्या है, 360 डिग्री में से हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि अगर इसका आप देखोगे एक्सप्लेनेशन कि द इक्वलेंट जेनिथ एंगल इन द रिवर्स मोड मीन्स फेस राइट मोड व्हेन द डायरेक्ट मोड जो है वो फेस लेफ्ट मोड है, जेनिथ एंगल इज गिवन, वी यूज द प्रिंसिपल दैट सम ऑफ डायरेक्ट और रिवर्स जेनिथ एंगल्स का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए फेस राइट और फेस लेफ्ट के बीच में। तो सम जो है वो 360 डिग्री होता है दोनों का। तो सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास, जेनिथ एंगल इन डायरेक्ट मोड 84 डिग्री 13 मिनट 56 सेकंड है, दोनों का मिला के 360 डिग्री होना चाहिए। तो जेड रिवर्स अगर हम निकालेंगे रिवर्स मोड में जेनिथ एंगल, तो 360 डिग्री माइनस का जेनिथ एंगल इन डायरेक्ट मोड। ठीक है, तो इसको माइनस करने के बाद अब पता ही है कि हमें इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। 360 डिग्री को 359 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड लिखते हैं, उसमें से माइनस करना है हमें 84 डिग्री 13 मिनट और 56 सेकंड। ठीक है, तो आप सिंपली माइनस करोगे तो सेकंड से सेकंड 4 सेकंड हो गया, और 59 से 13 हो गया हमारे पास 46 मिनट, और डिग्री में अगर माइनस करोगे तो 275 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, 275 डिग्री 46 मिनट एंड 4 सेकंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। इन ए क्लोज्ड ट्रेवर्स पी क्यू आर एस टी द फॉलोइंग डेटा वर कलेक्टेड इन द फील्ड, व्हाट इज द करेक्ट सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल्स फॉर दिस ट्रेवर्स। तो हमें क्या डिफ्लेक्शन एंगल पहले कैलकुलेट करना है और उनका सम निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल्स इन ए क्लोज ट्रेवर्स क्या होता है कि फॉर एनी क्लोज ट्रेवर्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। ए डिफ्लेक्शन एंगल इज द एंगल फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस लाइन टू द नेक्स्ट लाइन। तो अगर कोई भी हमारे पास ट्रेवर्स है, क्लोज ट्रेवर्स है, तो ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और एफ ए हमारे पास है। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है कि अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं ए बी को, और बी सी नेक्स्ट लाइन है, तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का वो डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। वैसे इसको एक्सटेंड करेंगे ये एंगल हो जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, सिमिलरली डी के ऊपर निकालना है तो ये एंगल हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल, मतलब जो ट्रेवर्स का पाथ है, पिछला जो लाइन है उसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं प्रीवियस लाइन को, और नेक्स्ट लाइन जो है हमारे पास उसके बीच का जो एंगल होता है वहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर अगर राइट डिफ्लेक्शन है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पास नेगेटिव साइन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप डिफ्लेक्शन एंगल निकालोगे तो ये क्या है हमारे पास 4 बियरिंग है। ठीक है, और बैक बियरिंग निकालने के लिए 180 डिग्री हम ऐड करते हैं, क्योंकि 4 बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का डिफरेंस जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर पी क्यू लाइन की 4 बियरिंग 62 डिग्री 42 मिनट गिवन है, तो इसकी बैक बियरिंग निकालने के लिए हमारे पास 180 डिग्री ऐड करेंगे, इसमें भी 180 डिग्री, इसमें माइनस करेंगे क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसमें भी माइनस करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हमारे पास। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बैक बियरिंग को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, पहले में ऐड कर दिया हमने 242 डिग्री 42 मिनट आ गया, नेक्स्ट वाले में भी ऐड कर दिया। ठीक है, और जो आर एस लाइन थी वो हमारे पास 202 डिग्री 32 मिनट 4 बियरिंग है, तो नेक्स्ट बियरिंग या बैक बियरिंग के लिए माइनस कर देंगे 180 डिग्री, तो 22 डिग्री 32 मिनट आ गया। वैसे ही हमने लाइन एस टी का निकाल लिया माइनस करके, और 22 डिग्री हमारे पास 4 बियरिंग है टी पी की, तो ऐड करेंगे क्योंकि 180 डिग्री से कम है, तो 202 डिग्री बैक बियरिंग आ गया। तो हमने 4 बियरिंग भी कैलकुलेट जो गिवन है वो हो गया, और बैक बियरिंग हमने कैलकुलेट कर ली। डिफ्लेक्शन एंगल अगर हमें निकालना है तो 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस का 4 बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम इस फिगर में भी देख सकते हैं, तो इसमें अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड है तो हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, और डिफ्लेक्शन एंगल जो होता है वो नेक्स्ट बियरिंग माइनस का 4 बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन रहता है। तो अगर आप उसमें जाओगे डेल्टा क्यू पे निकालोगे तो पी क्यू टू क्यू आर है हमारे पास। ठीक है, पी है, क्यू है और आर है, तो पी क्यू प्रीवियस लाइन हो गई हमारे पास, और ये हमारे पास फॉरवर्ड जो क्यू आर रहेगी वो नेक्स्ट लाइन हो गई। तो डिफ्लेक्शन एंगल एट क्यू निकालेंगे, ये वाला एंगल डेल्टा क्यू, वो क्या होता है हमारे पास 4 बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, मतलब 4 बियरिंग ऑफ क्यू आर माइनस का 4 बियरिंग ऑफ
प्रीवियस लाइन मतलब क्या, पी क्यू। ठीक है, अब आप फोर बियरिंग ऑफ पी क्यू कह रहे हो, इसको आप बैक बियरिंग ऑफ क्यू पी भी कह सकते हो, वो तो उल्टा होता है, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट फोर बियरिंग और फोर बियरिंग की बात कर रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, सिंपल फार्मूला है हमारे पास, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस का फोर बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो एट क्यू देखेंगे तो फोर बियरिंग ऑफ क्यू आर माइनस का फोर बियरिंग ऑफ पी क्यू। ठीक है, 154 डिग्री 54 मिनट से 62 डिग्री 42 मिनट्स को माइनस किया तो वो निकल गया। वहीं आर पे निकालेंगे हम। ठीक है, फिर हम एस पे निकालेंगे तो फोर बियरिंग ऑफ एस टी माइनस का फोर बियरिंग ऑफ आर एस हो जाएगा। वहीं एस टी पे निकालते हैं टी के ऊपर तो फोर बियरिंग ऑफ टी पी माइनस फोर बियरिंग ऑफ एस टी हो जाएगा। नेगेटिव साइन है हमारे पास, पॉजिटिव कर दिया, प्लस का 360 डिग्री से निकालेंगे तो 100 डिग्री 16 मिनट आ जाएगा। वहीं पी पे निकालेंगे हम तो 40 डिग्री 42 मिनट आ जाएगा। तो आप इन सभी को ऐड ऑन करोगे, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, अगर डिग्री डिग्री 92 47 79 100 और 40 को ऐड करने के बाद 358 डिग्री मिलेगा। मिनट को ऐड करोगे 12 38 12 16 और 42 को 2 डिग्री और मिल जाएगा, मतलब 120 मिनट का 2 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो टोटल जो होता है वैसे भी 360 डिग्री होता है हमारे पास, सम ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल फॉर ए क्लोज ट्रैवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट अफेक्ट द स्केल ऑफ वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ। तो स्केल हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला अगर आप देखोगे, एस इज इक्वल टू फोकल लेंथ एफ अपॉन में एल्टीट्यूड माइनस का अर्थ की जो हाइट होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे साइज ऑफ फोटोग्राफ, फोकल लेंथ ऑफ कैमरा, फ्लाइंग हाइट और टेरेन एलिवेशन, यहाँ पर तीन चीज़ें हमारे पास है, टेरेन एलिवेशन, फ्लाइट हाइट मतलब एल्टीट्यूड और फोकल लेंथ हमारे पास। तो ये तीन चीज़ें जो अफेक्ट करेंगी स्केल को। जो फोर्थ चीज़ है, जो ऑप्शन 1 है साइज ऑफ फोटोग्राफ, वो अफेक्ट नहीं करेगा। नहीं पूछा है हमारे पास, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो उसी का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। एस इज इक्वल टू जो स्केल होता है एफ अपन में एच माइनस एच, कैपिटल एच जो है वो हमारे पास फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट अब डेटम मतलब कि सी लेवल से ऊपर की हाइट है, और एच हमारे पास टेरेन एलिवेशन अब डेटम है, एफ फोकल लेंथ है हमारे पास। ठीक है, तो फॉर्मूला में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे स्केल इंक्रीज करेगा, वहीं एल्टीट्यूड हाइट इंक्रीज करेगी हमारे पास तो स्केल हमारे पास डिक्रीज करेगा। ठीक है, और वहीं स्मॉल एच मतलब टेरेन एलिवेशन इंक्रीज करेगा तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है एच माइनस एच की वैल्यू डिक्रीज करेगी और स्केल जो है वो इंक्रीज करेगा। तो एच जो टेरेन एलिवेशन है स्मॉल एच की हाइट इंक्रीज करने से स्केल इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बेसिकली अगर हम साइज ऑफ फोटोग्राफ की बात करते हैं तो फिजिकल साइज है, मतलब डायमेंशंस हैं फोटोग्राफ की, इटसेल्फ डिटरमाइंस द एरिया कवर्ड बाय कवर्ड, ठीक है, एट ए गिवन स्केल, बट इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द एक्चुअल स्केल वैल्यू। 1:10,000 स्केल है, उसके हिसाब से फोटोग्राफ कितना हमारे पास साइज ऑफ फोटोग्राफ ग्राउंड का एरिया को कवर करेगा, वो बेसिकली स्केल के ऊपर डिपेंड करता है, वो अफेक्ट नहीं डालता है स्केल के ऊपर। ठीक है, बाकी तीन चीज़ें हमने फॉर्मूले में देखे हैं जो अफेक्ट करती हैं स्केल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स। तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या क्या है कि इट इज़ जीरो फॉर प्रिंसिपल पॉइंट इररेस्पेक्टिव वेदर द पॉइंट इज अबव और बिलो द डेटम। दूसरा हमारे पास कि इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज्ड फ्लाइंग हाइट अबव द डेटम, मतलब एच के बढ़ने से हमारे पास रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता है नहीं करता। इट अकर्स रेडियली फ्रॉम वन ऑफ द इमेज कॉर्नर्स, वही हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द अपीयरेंस इन द एरियल फोटोग्राफ ऑफ द स्ट्रेट रोड्स ओवर एन अंडुलेटिंग टेरेन। तो बाकी तीन स्टेटमेंट तो गलत हैं। ऑप्शन ए जो है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर भी हमारे पास ऑप्शन ए है, क्योंकि अगर आप रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखोगे यहाँ पे तो डी इज इक्वल टू स्मॉल का आर इंटू स्मॉल एच अपॉन में कैपिटल एच है। ठीक है, अब डी तो हमारे पास रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है और स्मॉल आर जो है वो रेडियल डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस्ड पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट है। तो जो भी फॉर्मूला होता है इसमें आप देखोगे तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है इमेज का, उससे हमारे पास मेजर किया जाता है आर की वैल्यू। ठीक है, अगर हम इसके सेंटर पॉइंट से देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये जो सेंटर पॉइंट से आर की वैल्यू मिलती है, यही हमारे पास क्या रिलीफ डिस्प्लेसमेंट रहती है। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो रहती है अंडुलेटिंग टेरेन पे वो
रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसी के रेस्पेक्ट में कि कितनी हाइट है, h इज द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द डेटम, और कैपिटल H है हमारे पास फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट अबव द डेटम। तो ये तीन चीज़ें जो है वो अफेक्ट डालती हैं वहाँ पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। और वहीं r की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी फॉर द प्रिंसिपल पॉइंट, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चाहे वो पॉइंट अबव और बिलो डेटम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। तो अबव बिलो डेटम के लिए अगर प्रिंसिपल पॉइंट के ऊपर कोई भी हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का 0 रहता है हमारे पास, ठीक है। इस फॉर्मूले में से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी अगर हमारे पास h इंक्रीज करेगा तो r की वैल्यू डिक्रीज करेगी, हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन बी गलत हो गया। और ये जो ऑप्शन सी है, वन ऑफ द इमेज कॉर्नर से नहीं, हमारे पास सेंटर पॉइंट से या प्रिंसिपल पॉइंट से मेजर किया जाता है, ठीक है। r जो है वो प्रिंसिपल पॉइंट से है। वहीं अगर हम देखेंगे इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रेट रोड्स ओवर एन अंडुलेटिंग टेरेन, ये भी गलत है। अंडुलेटिंग टेरेन के लिए वहाँ पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम एक एक ऑप्शन को एनालाइज कर लेते हैं कि इट इज़ 0 फॉर द प्रिंसिपल पॉइंट रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द पॉइंट इज अबव और बिलो द डेटम, कि द प्रिंसिपल पॉइंट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द फोटोग्राफ एंड इट इज ऑल्सो द पॉइंट डायरेक्टली बीनीथ द कैमरा एट एन instant of the exposure, assuming a perfectly vertical height and flat terrain for simplicity, for the principal point the radial distance r की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब चाहे वो अबव डेटम हो चाहे बिलो डेटम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा जो है कि इट इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज्ड फ्लाइंग हाइट अबव द डेटम, फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो h के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब h इंक्रीज करेगा तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर डिक्रीज करता है, ठीक है। वहीं थर्ड ऑप्शन क्या है कि इट अकर्स रेडियली फ्रॉम वन ऑफ द इमेज कॉर्नर, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट अकर्स रेडियली फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट द सेंटर ऑफ द फोटोग्राफ, नॉट फ्रॉम द वन ऑफ द इमेज कॉर्नर, जैसे मैंने आपको बताया। सो ऑब्जेक्ट्स अबव द डेटम आर डिस्प्लेस्ड आउटवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट्स बिलो द डेटम आर डिस्प्लेस्ड इनवर्ड्स टुवर्ड द प्रिंसिपल पॉइंट। तो इमेज कॉर्नर नहीं, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, सेंटर या प्रिंसिपल पॉइंट से रेडियल डिस्टेंस होता है, ठीक है। वहीं अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रेट रोड्स ओवर एन अंडुलेटिंग टेरेन, सो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट्स ऑल द फीचर दैट आर नॉट एट द डेटम एलिवेशन एंड नॉट एट द प्रिंसिपल पॉइंट। तो जो डेटम एलिवेशन पर नहीं है या फिर प्रिंसिपल पॉइंट के नहीं है, वो सारी चीज़ें जो जितने भी फीचर होंगे वो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि स्ट्रेट रोड है ओवर अंडुलेटिंग टेरेन विल हैव वेरिंग एलिवेशंस अलोंग इट्स लेंथ, so due to relief displacement different parts of the road at different elevations will be displayed by the different amounts and in different direction, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल पॉइंट से रेडियली रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो दिस विल कॉज ए स्ट्रेट रोड टू अपीयर कर्व्ड और डिस्टॉर्टेड ऑन द एरियल फोटोग्राफ, स्पेशली इफ इट्स नॉट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो आंसर है वो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो कि बोलता है कि इट इज 0 फॉर द प्रिंसिपल पॉइंट इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द पॉइंट इज अबव और बिलो द डेटम। आंसर ए हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, वो हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 65 नंबर तक हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले 55 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि गिवन एच पी, स्मॉल एच पी इज इक्वल टू कैपिटल एच पी प्लस का एन पी। एच पी हमारे पास इलिप्सोइडल और जियोडेटिक हाइट है, हेड पॉइंट पी। कैपिटल एच पी ऑर्थोमेट्रिक हाइट है और एन पी जो है वो जियोइड अंडुलेशन है अलोंग द इलिप्सोइडल नॉर्मल। तो गिवन ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट जो है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है कि 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस दैट हैव द सेम इलिप्सोइडल हाइट विल बी ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा है कि द जियोइड अंडुलेशन इज द सेपरेशन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द ग्राउंड सरफेस विद रेस्पेक्ट टू द इलिप्सोइड। उसके बाद है द पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल नॉट हैव द सेम ऑर्थोमेट्रिक हाइट। फिर हमारे पास द ऑर्थोमेट्रिक हाइट ऑफ द इंस्टेंटेनियस सी लेवल इज 0। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा, कि सरफेस वेयर द ग्रेविटी पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट होता है। जितना भी हम सरफेस, मतलब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इक्वल है, उन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस देता है। वहीं जियोइड की बात करते हैं तो स्पेसिफिक इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट अप्रोक्सीमेट्स मीन सी लेवल, इट सर्व्स एज द 0 रेफरेंस फॉर द ऑर्थोमेट्रिक हाइट्स। तो जियोइड जो है वो बेसिकली ऑर्थोमेट्रिक हाइट्स कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑर्थोमेट्रिक हाइट जो कैपिटल एच पी है, द हाइट मेजर्ड अलोंग द प्लम लाइन फ्रॉम द जियोइड टू द पॉइंट पी, तो वो कैपिटल एच पी होता है।
तो अगर कंसिडर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसको हम एस कह रहे हैं कि इफ एस इज द जियोइड देन बाय डेफिनेशन ऑल पॉइंट्स ऑन एस या इक्विपोटेंशियल सरफेस हैव एन ऑर्थोमेट्रिक हाइट ऑफ 0. इन दिस केस दे डू नॉट हैव द सेम ऑर्थोमेट्रिक हाइट. वहीं इफ एस इज द पैरेलल टू द जियोइड, क्योंकि जियोइड जो है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है बट और भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं, तो पैरेलली अगर कोई लेवल सरफेस है so then all points on S would have the same constant orthometric height. ठीक है, if it's 10 meter above the geoid, all points on that surface have an orthometric height of 10 meters. Even if an equipotential surface is not perfectly parallel to the geoid due to the variations in the gravity field and the non-parallelism of level surfaces at different potential, the concept of orthometric height is still tied to the geoid. However, if we consider any equipotential surface, the orthometric height is still the distance along the plumb line to the geoid. तो geoid के रेस्पेक्ट में हम क्या प्लम जो ऑर्थोमेट्रिक हाइट है वो मेजर करते हैं. तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं कि द पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल नॉट हैव द सेम ऑर्थोमेट्रिक हाइट implies that if you pick any equipotential surface the orthometric height would vary along it. ठीक है, वेरी करती है हमारे पास, इक्वल नहीं रहती है, सेम नहीं रहती है. This is contrary to the definition of the orthometric height, which is the height above the geoid. If you are on a specific equipotential surface and you measure orthometric height as the distance along the plumb line to the geoid, then orthometric heights will indeed vary if the equipotential surface is not parallel to the geoid. तो अगर पैरेलल नहीं है तो जियोइड से अगर हम हाइट मेजर करेंगे तो वो वेरी करती है हमारे पास ऑर्थोमेट्रिक हाइट. ठीक है, तो ऑर्थोमेट्रिक हाइट एच इज रिलेटेड टू द जियो पोटेंशियल नंबर सी, द डिफरेंस इन द ग्रेविटी पोटेंशियल बिटवीन द जियोइड एंड द पॉइंट. अगर वेरी करेगा, पैरेलल नहीं है हमारे पास, तो ऑर्थोमेट्रिक हाइट जो है वो रिलेटेड होती है जियो पोटेंशियल नंबर सी से, जो कि फॉर्मूला है हमारे पास सी बाई जी. जी मतलब ग्रेविटी जो कि अलोंग द प्लम लाइन होती है. So for all points on a given equipotential surface, the gravity potential W is constant. The geopotential number C is equal to W naught minus W. W naught है potential on the geoid और W है हमारे पास जो gravity potential होता है हमारे पास. ठीक है, so for all points on a equipotential surface, C is the constant. equipotential surface के लिए C constant है, W naught minus W की वैल्यू. However, the mean gravity G along the plumb line from the geoid to a point on the equipotential surface will vary slightly depending on the location. Means latitude of mass distribution पे वो vary करती है. So यहाँ पे क्या है, बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है अराउंड द अर्थोमेट्रिक हाइट कि जियोइड क्या होता है, जियो पोटेंशियल सरफेस वो भी हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं उनके बीच में. जियोइड और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो पैरेलल नहीं है तो ऑर्थोमेट्रिक हाइट वेरी करती है. वो हमारे पास ग्रेविटी के बेसिस पे जियो पोटेंशियल नंबर से निकलता है हमारे पास. तो ये जो C की वैल्यू है वो ग्रेविटी पोटेंशियल और पोटेंशियल एट द जियोइड का डिफरेंस होता है हमारे पास. ठीक है, तो उसी के रेस्पेक्ट में है if C is not constant for equipotential surface but G varies along that surface, then H is equal to C by G, मतलब orthometric height will vary. So points on equipotential surface other than the geoid itself, or only if G were constant everywhere, which it's not, will generally not have the same orthometric height because the mean gravity along the plumb line varies. This is a subtle but important point in physical geodesy. तो अगर हम ऑप्शन वाइज अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन है वहाँ पर 2 points on the earth surface that have the same ellipsoidal height will be on the same equipotential surface. स्टिल इनकरेक्ट है हमारे पास. HP इज इक्वल टू HP प्लस NP है तो HP कांस्टेंट है. HP प्लस NP जो कैपिटल है वो कांस्टेंट होना चाहिए. नीदर HP नॉर NP एंड दस इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइंड बाय द HP नीड्स टू बी द सेम. तो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा. दूसरा है कि द जियोइड अंडुलेशन इज द सेपरेशन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द ग्राउंड सरफेस विद रेस्पेक्ट टू द इलिप्सॉइड. तो बेसिकली ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि जियोइड अंडुलेशन जो NP है वो सेपरेशन बिटवीन द जियोइड जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, लेकिन सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलिप्सॉइड के बीच का डिफरेंस हमारे पास जियोइड सेपरेशन नहीं होता है. अगर जियोइड है जो कि एक टाइप का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और इलिप्सॉइड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो जियोइड अंडुलेशन कहलाता है. ठीक है, सो ये भी इनकरेक्ट होता है. वहीं अगर फोर्थ जो ऑप्शन इनकरेक्ट है हमारे पास कि द ऑर्थोमेट्रिक हाइट ऑफ इंस्टेंटेनियस सी लेवल इज 0. दिस इज स्टिल प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू इंस्टेंटेनियस. The orthometric height of mean sea level which defines the geoid is 0.
इंस्टेंटेनियस सी लेवल फ्लक्चुएट्स एंड डज नॉट परफेक्टली कोइंसाइड विद द जियोइड, सो इट्स ऑर्थोमेट्रिक हाइट वुड जनरली नॉट बी 0, क्योंकि इंस्टेंटेनियस सी लेवल की बात हो गई है जो कि वेरी करता है हमारे पास, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी करेक्ट है, अगर हम उसको इवेलुएट करते हैं तो इट अपीयर्स टू बी मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट कि द सबल पॉइंट इज दैट while the geopotential number is constant on an equipotential surface, the varying mean gravity along the plumb line means the orthometric height will vary। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास क्या है, द पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल नॉट हैव द सेम ऑर्थोमेट्रिक हाइट। तो हमने एच इज इक्वल टू सी बाई जी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ऑप्शन सी के लिए था और आंसर हमारे पास सी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 56 है। 56 में हमारे पास क्या पूछा है, इन द फिगर बिलो I1 एंड I2 आर द टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस, द इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस एंड द प्रोजेक्ट P लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन, एज्यूम ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टाफ आर लेबल्ड। तो L जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्टेशन I2, B हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस, S स्टाफ रीडिंग है एट बेंचमार्क फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, और कैपिटल H हमारे पास रीडिंग ऑन द स्टाफ एट P है हमारे पास, ठीक है। एस हमारे पास स्टाफ रीडिंग था, ठीक है। स्मॉल आर हमारे पास है हाइट ऑफ द पॉइंट साइटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स एट द स्टाफ केप्ट एट पी फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जो है वो वर्टिकल एंगल्स हैं टू द रीडिंग ऑन स्टाफ एट पी फ्रॉम I1 एंड I2। तो ये सारी चीज़ें हम फिगर में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, कैपिटल H है, स्मॉल आर है, ठीक है, और ये स्टाफ रीडिंग है बेंचमार्क के ऊपर, और इसका जो एस है वो वहाँ पर स्टाफ रीडिंग है, ठीक है। तो बी जो है उन दोनों स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस है, और एल हमारे पास क्या है, स्टाफ जो है और I2 के बीच का डिस्टेंस है। तो हमें निकालना क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इज करेक्ट फॉर एल। करेक्ट रिलेशनशिप निकालना है हमारे पास, मतलब एल की वैल्यू निकालनी है बेसिकली इन रेस्पेक्ट ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, जो एंगल है हमारे पास। तो इसमें दो ट्राइंगल है। सबसे पहले देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर जो गिवन है हमारे पास, I1 इंस्ट्रूमेंट गिवन है, द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम I1 इंटरसेक्ट द स्टाफ एट P एट सेम सम पॉइंट, द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट I1 बी H1 HI1 हो गया हमारे पास, ठीक है। द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट ऑफ I1 टू द पॉइंट ऑन द स्टाफ एट P इज B प्लस अल्फा B प्लस L 10 अल्फा 1 है हमारे पास। तो इतना सारा देखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल फिगर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है कि tan जो एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का ट्राइंगल के अंदर यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। अब देखो I1 के केस में हमारे पास B प्लस L है हमारे पास बेस जो है, ठीक है, और एंगल अल्फा 1 है। तो हमारे पास जो हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI1 हो जाएगा, और ठीक है, और प्लस का B प्लस L इंटू 10 अल्फा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो HI1 प्लस का B प्लस L 10 अल्फा 1 हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे की हाइट से निकालते हैं तो ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास जिसमें अल्फा 2 एंगल है और L हमारे पास बेस है, तो HI2, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ये जो हाइट है हमारे पास और प्लस का L 10 अल्फा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करना है, और HI1 इज इक्वल टू HI2 है क्योंकि हमारे पास सेम गिवन है, ठीक है, एलिवेशन का। तो B प्लस L 10 अल्फा 1 इज इक्वल टू L 10 अल्फा 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। इस रिलेशन से आप क्या करोगे, ये B 10 अल्फा 1 प्लस L 10 अल्फा 1 हो जाएगा जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और फिर L के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो L को ले जाएंगे तो ये हमारे पास इधर 10 अल्फा 2 माइनस 10 अल्फा 1 हो जाएगा और इधर B 10 अल्फा 1 बचेगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि B प्लस L 10 अल्फा 1 इज इक्वल टू L 10 अल्फा 2 हो जाएगा, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम L को कॉमन लेके 10 अल्फा 2 माइनस 10 अल्फा 1, तो L इज इक्वल टू B 10 अल्फा 1 अपन में 10 अल्फा 2 माइनस 10 अल्फा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। और HI1 इज इक्वल टू HI2 क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हाइट्स आर कंसिडर टू बी सेम डेटम लेवल विच इज इम्प्लाइड बाई ऑल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टाफ आर लेवल, ये गिवन है हमारे पास
HI1 इज इक्वल टू HI2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे और ये बचेगा रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास कि इन ए क्लोज्ड ट्रैवर्स विद 5 साइड्स द क्लोजिंग एरर फाउंड फ्रॉम द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ द लास्ट लाइन इज 0.5 डिग्री पॉजिटिव, ठीक है। द करेक्शन टू द फोर्थ लाइन विल बी, हमें फोर्थ लाइन का करेक्शन निकालना है। अब हमारे पास 5 साइड का एरर है 0.5 डिग्री, ठीक है, क्लोजिंग एरर। तो एक साइड का कितना हो गया 0.5/5, 0.1 डिग्री हो गया। इसको हमने मिनट में चेंज किया तो 60 से मल्टीप्लाई करके 0.1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करके सॉल्व किया तो कितना आ गया 6 मिनट आ गया, ठीक है। करेक्शन टू द फोर्थ साइड बतानी है तो एक में 6, ठीक है, दूसरे में 6, तीसरे में 6 और फोर्थ में 6। तो 4 साइड का हमारे पास कितना हो जाएगा 4 × 6 मिनट मतलब 24 मिनट हो जाएगा। डायरेक्शन वो एंगल जो साइन होगा हमारे पास करेक्शन का वो एरर के अपोजिट होता है। हमारे पास एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन हमारे पास नेगेटिव होगा हमारे पास, ठीक है। तो माइनस का 0 डिग्री और 24 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर अ पेयर ऑफ ओवरलैपिंग वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम ए फ्लाइंग हाइट ऑफ 665 मीटर अबव अ पॉइंट ए, ठीक है। तो इसमें हमारे पॉइंट ए के अबव की फ्लाइंग हाइट गिवन है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड विद ए कैमरा हैविंग अ फोकल लेंथ हमारे पास 152.4 mm गिवन है। द हाइट ऑफ द पॉइंट ए अबव मीन सी लेवल 535 मीटर है, ठीक है। द पैरेलक्स बार रीडिंग ऑफ ए पॉइंट ए इज मेजर्ड फ्रॉम द फोटोग्राफ, हमारे पास पैरेलक्स बार की वैल्यू गिवन है 10.96 mm, ठीक है। एज्यूमिंग द एयर बेस हमारे पास 400 मीटर गिवन है। द पैरेलक्स बार कांस्टेंट हमें निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका कि कांस्टेंट इज इक्वल टू पी ए माइनस का स्मॉल पी, ठीक है। तो स्मॉल पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या पैरेलक्स बार की वैल्यू जो कि 10.96 गिवन है हमारे पास, ठीक है। और वहीं हमारे पास पी ए जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं पी ए इज इक्वल टू बी इंटू एफ अपॉन में एच माइनस एच। अब यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज गिवन है हमारे पास, जैसे बी हो जाएगा एयर बेस की वैल्यू और एफ हो जाएगा फोकल लेंथ और ये एच माइनस एच हमारे पास फ्लाइंग हाइट अबव ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो कि 665 मीटर गिवन है, ठीक है। उसको कैलकुलेट करके सिंपल कांस्टेंट निकाल लेना है आपको। देखिए हमारे पास क्या है कि पैरेलक्स बार कांस्टेंट सी इज इक्वल टू पी ए माइनस पी। पी ए हमारे पास एब्सोल्यूट पैरेलक्स है पॉइंट ए का और पी हमारे पास पैरेलक्स बार रीडिंग है, ठीक है, फॉर द पॉइंट ए। तो स्मॉल पी की वैल्यू हमारे पास 10.96 mm में गिवन है, ठीक है। और पी ए जो है हमारे पास बी इंटू एफ अपॉन में एच माइनस एच से कैलकुलेट कर सकते हैं। बी की वैल्यू एयर बेस 400 मीटर गिवन है, एफ की वैल्यू 152.4 mm गिवन है और एच माइनस एच जो है वो फ्लाइंग हाइट अबव ए है जो कि हमारे पास 665 मीटर गिवन है, ठीक है। वैल्यू आप सिंपल पुटअप करोगे तो पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 152.4 इंटू 400, ठीक है, डिवाइडेड बाई द 665। अब ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये जो यूनिट आएगी वो फोकल लेंथ वाली एमएम वाली आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर आपका इसका निकालोगे पी ए की वैल्यू तो वो आपको आ जाएगा 91.67 mm, ठीक है। और हमारे पास गिवन है स्मॉल पी की वैल्यू 10.96 mm, ठीक है। इसमें से 10.96 आप माइनस कर दीजिए कांस्टेंट निकालने के लिए, तो पी ए माइनस पी हमारे पास 80.71 mm आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। द स्टेटमेंट्स बिलो शो द रिलेशनशिप ऑफ होल सर्कल बियरिंग विद द क्वाड्रेंटल बियरिंग क्यू बी फॉर द क्वाड्रेंट डिजिग्नेशंस नॉर्थ ईस्ट एन ई ए, नॉर्थ वेस्ट एन डब्ल्यू है, साउथ ईस्ट एस ई है एंड साउथ वेस्ट हमारे पास एस डब्ल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो पहला क्वाड्रेंट है साउथ वेस्ट के लिए, तो इसमें आप क्या है एक क्वाड्रेंट वाइज रहता है हमारे पास, ये नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर जो होल सर्कल बियरिंग होता है क्वाड्रेंटल होल सर्कल बियरिंग तो हमारे पास ट्रू नॉर्थ से ही मेजर किया जाता है, ठीक है, कोई सी भी क्वाड्रेंट में लाइन हो। लेकिन जो क्वाड्रेंटल बियरिंग है वो क्वाड्रेंट वाइज की जाती है हमारे पास, ठीक है। जिस क्वाड्रेंट में लाई करता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये होल सर्कल बियरिंग के इक्वल रहता है। वहीं हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास नॉर्थ से मेजर किया जाता है, तो माइनस का करते हैं या फिर हमारे पास 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बियरिंग, क्योंकि होल सर्कल बियरिंग तो हमारे पास क्या होती है ट्रू नॉर्थ से मेजर होती है इस लाइन की, और क्वाड्रेंटल बियरिंग ये वाली है, तो टोटल 360 डिग्री है, उसमें से हमने होल सर्कल बियरिंग को माइनस कर दिया। वैसे ही अगर हम बाकी
क्वाड्रेंट की बात करते हैं साउथ से मेजर करने के लिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 180 डिग्री है, इसको मेजर करने के लिए ये होल सर्कल बियरिंग है, टोटल 180 डिग्री है, तो हमारे पास 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बियरिंग हो जाता है। और यही अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो टोटल 180 डिग्री यहाँ तक है साउथ तक, तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास, जो भी रहेगा तो ज़्यादा रहेगा हमारे पास। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालने के लिए हमारे पास होल सर्कल बियरिंग में से हम 180 डिग्री माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट वाइज बियरिंग निकलती है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो होल सर्कल बियरिंग मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ रेंजिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, क्वाड्रेंटल बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट रेंजिंग फ्रॉम द 0 टू 90 डिग्री। तो अगर हम पहले की एनालाइज करते हैं साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, तो साउथ और वेस्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास ये 180 डिग्री है यहाँ तक, और होल सर्कल बियरिंग हो जाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक। और क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालना है ये वाला, तो होल सर्कल बियरिंग में से 180 डिग्री माइनस कर देंगे, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप बाकी क्वाड्रेंट की बात करोगे तो सेकंड ऑप्शन जो है साउथ वेस्ट के अंदर 180 डिग्री माइनस क्वाड्रेंटल बियरिंग है, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट के लिए, ये नॉर्थ है, ये हमारे पास वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक होल सर्कल बियरिंग हो गया, और टोटल हमारे पास क्या हो गया 360 डिग्री हो गया। और हमें क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालनी है तो ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है, जो कि 360 डिग्री माइनस का होल सर्कल बियरिंग हो जाएगा। तो अगर इसको हम जोड़ते हैं 360 डिग्री और माइनस का होल सर्कल बियरिंग, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, वहीं ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालते हैं होल सर्कलिंग बियरिंग में जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने इसमें निकाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसिडर एन इन्फिनिटी sized square grid pattern as shown in the figure below overlaid on a flat ground at an elevation of 120 meter above mean sea level. An image is taken by a camera from flying height 450 meter above mean sea level. Assume that the flying height remains constant throughout the operation of flight. The flying direction is along the line FL as shown in the figure. तो flying direction हमारे पास FL है, ठीक है, फिगर के अंदर गिवन है। The camera is looking in the off nadir in the flight direction resulting in a low oblique photograph. Which of the following statements for the resulting low oblique photograph is are correct? Options क्या क्या गिवन है कि scale of the photograph is not uniform along the flight direction, दूसरा है parallel lines on the ground do not always appear parallel in the resulting photograph, horizon is visible in the photograph, और cells A, B and C appear as squares in the रिजल्टिंग एयर फोटोग्राफ। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ए बी सी 3 सेल हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे तो लो ऑब्लिक फोटोग्राफ है। सबसे पहली बात, लो ऑब्लिक फोटोग्राफ्स आर टेकन विद द कैमरा टिल्टेड एट एन एंगल। कैमरा जो है टिल्टेड रहता है एट एन एंगल, बट नॉट सो मच दैट द हॉरिजन इज विजिबल, इतना नहीं कि हॉरिजन भी दिख जाए हमारे पास, ठीक है। सो हियर इज हाउ दिस इफेक्ट्स द रिजल्टिंग इमेज। स्केल वेरिएशन होता है due to the camera's tilt, the ground objects closer to the camera foreground appear larger and the objects further away background appear small। तो जिस फ्लाइट डायरेक्शन के क्लोजर रहेंगे जितने भी ऑब्जेक्ट्स वो हमारे पास लार्जर दिखते हैं, और जितना दूर रहेंगे वो हमारे पास स्मॉलर दिखते हैं, ठीक है, टिल्टिंग फोटोग्राफ की वजह से। दिस मीन्स द स्केल इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द फोटोग्राफ। तो स्केल हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। द स्केल विल वेरी अलोंग द फ्लाइट डायरेक्शन एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू इट, बट द वेरिएशन अलोंग द फ्लाइट डायरेक्शन इज मोर प्रोनाउंस ड्यू टू टिल्ट। पैरेलल लाइंस क्या है, इन ए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन which a photograph is parallel lines on the ground will converge in the photograph unless they are parallel to the photographic plane. Since the camera is tilted, lines on the ground that are parallel will generally not appear parallel in the photograph, ठीक है। तो वो tilted की वजह से parallel नहीं दिखती हैं, especially those extending away from the camera. They will appear to converge towards a vanishing point. वहीं ओरिजिन की बात करें, सो बाय डेफिनेशन अ लो ऑब्लिक फोटोग्राफ डज नॉट शो द ओरिजिन।
इफ़ द हॉरिजन वर विजिबल इट वुड बी ए हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ, तो लो ऑब्लिक में हॉरिजन नहीं अपेयर होता है। शेप डिस्टॉर्शन क्या होता है, शेप्स लाइक स्क्वायर्स ऑन द ग्राउंड विल अपियर डिस्टॉर्टेड इन ए लो ऑब्लिक फोटोग्राफ, तो शेप डिस्टॉर्ट होता है हमारे पास। दे विल अपियर एज ट्रेपेजॉइड होगा या फिर क्वाड्रिलेटरल शो होता है विद द साइड्स फर्दर फ्रॉम द कैमरा अपियरिंग शॉर्टर, तो जैसे जैसे दूर जाती है हमारे पास सेल्स, ठीक है, वो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल या क्वाड्रिलेटरल शो होता है और साइड्स भी हमारे पास जो है वो शॉर्टर शो होती हैं, ठीक है। तो ए बी सी का जो स्क्वायर है ग्राउंड पे वो सेम नहीं रहेगा, स्क्वायर नहीं रिजल्ट होगा, ठीक है। ए और देखा जाए तो बी फिर भी स्क्वायर हो सकता है, बट सी जो है वो वहाँ पे स्मॉलर दिखेगा और शेप भी हमारे पास स्क्वायर नहीं रहती है, क्वाड्रिलेटरल रहेगी या फिर ट्रेपेजॉइडल रहती है, ठीक है। तो अगर हम एक एक ऑप्शन को एनालाइज करें तो सबसे पहला ऑप्शन है कि स्केल ऑफ द फोटोग्राफ इज नॉट यूनिफॉर्म अलोंग द फ्लाइट डायरेक्शन, दिस इज करेक्ट ड्यू टू द कैमरा टिल्ट फीचर्स फर्दर अवे फ्रॉम द कैमरा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट विल अपीयर स्मॉलर लीडिंग ए वेरिंग स्केल, तो पहला हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्या है, पैरेलल लाइंस ऑन द ग्राउंड डू नॉट ऑलवेज अपीयर पैरेलल इन द रिजल्टिंग फोटोग्राफ, ये भी करेक्ट है। इन ए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन from an oblique angle, parallel lines on the ground will converge towards a vanishing point in the image, meaning they will not appear parallel, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी क्या है, हॉरिजन इज विजिबल इन द फोटोग्राफ, ये इनकरेक्ट है क्योंकि लो ऑब्लिक फोटोग्राफ में इज डिफाइंड एज वन वेयर द हॉरिजन इज नॉट विजिबल, ठीक है। वहीं अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं कि सेल्स ए बी एंड सी अपेयर एज ए स्क्वायर्स इन द रिजल्टिंग एरियल फोटोग्राफ, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट due to the oblique angle the square grid cells on the ground will be distorted and appear as trapezoids or irregular quadrilaterals, not as perfect squares, तो हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए पॉइंट इज स्पेसिफाइड अलोंग द ग्रीनविच मेरिडियन एट 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ऑन एन इलिप्सॉइड, द पैरामीटर्स ऑफ द इलिप्सॉइड जो सेमी मेजर एक्सिस है, ए की वैल्यू गिवन है, फ्लैटनिंग की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड हमारे पास 4 पाई ए स्क्वायर बी बाई 3 गिवन है, बी हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस है, द लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट ऑन द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड ऑफ द रेफरेंस, वो हमें बताना है कि क्या लैटिट्यूड रहेगा उस पॉइंट का, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले सेमी मेजर एक्सिस जो गिवन है हमारे पास वो नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, 6378137 गिवन है, और फ्लैटनिंग फैक्टर जो होता है उसको ए माइनस बी बाई ए से कैलकुलेट करते हैं, वो भी गिवन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड का फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, ठीक है, जिसमें ए जो है वो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है और बी जो है वो हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फ्लैटनिंग का जो फॉर्मूला गिवन है, ए की वैल्यू हमें गिवन है, बी कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ की वैल्यू गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो ए माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू एफ हो गया, यहाँ से हम बी की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आई हमारे पास 6356752.314 मीटर आई, ठीक है। वहीं वॉल्यूम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 4 पाई ए की वैल्यू गिवन है पहले से, बी की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसको हम पुटअप कर देंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड आएगा 1.08320600 इंटू 10⁻21 मीटर क्यूब आएगा। अब हमारे पास क्या है कि रेडियस ऑफ स्फीयर डेट इज द सेम वॉल्यूम एज द इलिप्सॉइड, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, क्या निकालना है हमें कि द वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड इज गिवन बाई 4 पाई ए स्क्वायर बी बाई 3, ठीक है, और हुज मतलब लैटिट्यूड ऑफ द पॉइंट निकालना ऑन द स्फीयर जिसका वॉल्यूम हमारे पास सेम एज द वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड है, ठीक है। तो हमने रेडियस मान लिया जिसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड के बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये 4 पाई आर क्यू बाई 3 के बराबर हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर बी आ गया हमारे पास, ए और बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, वो पुटअप कर दी और यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली, आर की वैल्यू कितनी आई 6371000.785 मीटर आया। अब एक इलिप्सॉइड का जो रिलेशनशिप है जियोडेटिक लैटिट्यूड का, क्योंकि हमें क्या लैटिट्यूड की वैल्यू निकालनी है फाई, और जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड का tan फाई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर tan फाई है, और ई जो है वो इसेंट्रिसिटी है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे ई स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड होगा, तो हम निकाल सकते हैं 2f माइनस एफ स्क्वायर से। इसका और फॉर्मूला देखें हमारे पास, क्योंकि f
तो फ्लैटनिंग है हमारे पास, और फ्लैटनिंग का भी फॉर्मूला a माइनस बी अपन में a होता है, ठीक है। तो इसी केस में अगर देखा जाए तो ई स्क्वायर का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो वन माइनस एफ का होल स्क्वायर होता है। तो एफ की वैल्यू हमें गिवन है 1 में 298.224। यहाँ से ई की वैल्यू हमने निकाली, ई की वैल्यू नहीं, हमने ई स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली निकाली 0.00669895, क्योंकि हमें फाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो टेन फाई डैश जो फॉर्मूला है हमने यहाँ पे देखा, टेन फाई डैश जो जियो सेंट्रिक लैटिट्यूड है 1 माइनस ई स्क्वायर टेन फाई है। ई स्क्वायर हमने निकाला इस फॉर्मूले से 1 माइनस एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया ई की ई स्क्वायर की वैल्यू, और टेन फाई मतलब 60 डिग्री हो गया, क्योंकि 60 डिग्री नॉर्थ जियोडेटिक लैटिट्यूड ऑन द इलिप्स साइड टू द जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने फाई की वैल्यू 60 डिग्री पुटअप कर दी, 1060 हमारे पास √3 हो जाता है, तो 10 फाई डैश की वैल्यू हमारे पास 1.720239 निकली। तो यहाँ से आप देखोगे तो फाई डैश की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 10 इनवर्स ऑफ 1.720239 59.81 डिग्री नॉर्थ मिल जाएगी आपको, ठीक है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, और इसको क्रॉस चेक करने के लिए बाकी फॉर्मूला में अगर आप पुटअप करोगे तो आंसर हमारे पास जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की वो करेक्ट आएगी हमारे पास, ठीक है। और उसके थ्योरी पार्ट को भी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपका आंसर कितना आ गया 59.81 डिग्री नॉर्थ आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आंसर कितना गिवन है हमारे पास 59.81 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन मैप बेस्ड ऑन यूटीएम प्रोजेक्शन द ग्रिड डिस्टेंस इज इन एरर विद रेस्पेक्ट टू द जियोडेटिक डिस्टेंस बाई अबाउट 1/4000। 1/4000 गिवन है हमारे पास। इफ द मैप डिस्टेंस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, मैप स्केल 1:25,000 है, हमें कैलकुलेट करना है जियोडेटिक डिस्टेंस, ठीक है, मीटर के अंदर। तो हमारे पास एरर है 1:4000 मीन्स डिफरेंस इज 1:4000 ऑफ द वैल्यूज एरर, ठीक है। डेट वन वैल्यू इज ऑफ फ्रॉम द अदर बाई दिस फ्रैक्शन, एंड इफ द जियोडेटिक डिस्टेंस इज समहाउ एक्सपेक्टेड टू बी लार्जर। तो जियोडेटिक डिस्टेंस माइनस ग्रिड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई जियोडेटिक डिस्टेंस, बेसिकली जो परसेंटेज ऑफ एरर है 1:4000 की बने हमारे पास, ठीक है। तो जी डी हमने मान लिया जियोडेटिक डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और जी आर डी को हमने ग्रिड डिस्टेंस से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो जी आर डी हमारे पास क्या है, मैप डिस्टेंस इंटू स्केल फैक्टर हो जाएगा। जो ग्रिड डिस्टेंस होता है जितना स्केल है और जितना डिस्टेंस है, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 25,000 मतलब मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 750 मीटर आ गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है जी डी माइनस का जी आर डी अपॉन में जी डी इज इक्वल टू 1/4000, ठीक है, जो गिवन है। तो यहाँ से हमने जी डी को कैलकुलेट करके कितना आया 750 मीटर, सॉरी जी आर डी की वैल्यू 750 मीटर आ गई हमारे पास, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व किया तो आपका जो आंसर आ जाएगा जी डी की वैल्यू या फिर जियोडेटिक डिस्टेंस की वैल्यू 750.19 मीटर आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 750.19 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि लेवल विद द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग 2.55 meter has been placed at a station having a reduced level 130.565 meter. The instrument reads 3.665 meter on a leveling staff held inverted at the bottom of a bridge deck. The RL of the bottom of the bridge deck वो निकालना है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास क्या इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए ये गिवन है 2.55 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमने प्लेस किया स्टेशन को हैविंग अ रिड्यूस लेवल, इसका आरएल हमारे पास ऑलरेडी 130.565 मीटर है। इंस्ट्रूमेंट्स रीड द 3.665 मीटर ऑन ए लेवलिंग स्टाफ, फिर हमने लेवलिंग स्टाफ को रीड किया जिसकी वैल्यू कितनी है 3.665 मीटर है, और ये जो है वो हेल्ड किया गया है इन्वर्टेड, ठीक है। स्टाफ जो है वो इन्वर्टेड है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर 3.665 मीटर है। और हमें निकालना है क्या है, कोई भी बॉटम है, ठीक है, जिसके ऊपर स्टाफ हेल्ड किया गया है, तो इस बॉटम का एलिवेशन निकालना है। तो सिंपल है 130 जो आरएल की वैल्यू है प्लस कर देंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और प्लस कर देंगे हमारे पास इसके बॉटम के लेवल को निकालने के लिए लेवल स्टाफ की रीडिंग, ठीक है। तो तीनों को ऐड ऑन करने के बाद जो आएगा
वो आंसर हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन की गई है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने निकाला RL और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, कितना आया 130.565 प्लस 2.55, ठीक है 133.115। वहीं इन्वर्टेड लेवल स्टाफ रीडिंग है तो वो ऐड होगी हमारे पास, ठीक है। तो RL बॉटम ऑफ ब्रिज डेक कितना हो जाएगा 133.115 प्लस 3.665 मतलब 136.780 मीटर हो जाएगा। तो आप बेसिकली क्या तीनों रीडिंग को अगर आप ऐड ऑन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 136.785 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 136.780 मीटर है, ठीक है, RL ऑफ द बॉटम ऑफ ब्रिज डेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन लेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन अपोजिट बैंक्स ऑफ अ रिवर द लेवल वाज सेट अप नियर P एंड स्टाफ रीडिंग ऑन P एंड Q हमारे पास 2.165 और 3.810 मीटर है। द लेवल वाज देन मूव्ड एंड सेट अप नियर Q एंड द रेस्पेक्टिव स्टाफ रीडिंग हमारे पास P और Q पे कितना है 0.910 और 2.355 है। द ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन P एंड Q हमें निकालना है। तो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं पहले कि स्टाफ रीडिंग ऑन P, जब लेवल जो है वहाँ पर नियर P है तो SP1 इज इक्वल टू 2.165 और SQ स्टाफ रीडिंग एट Q हमारे पास 3.810। जब लेवल हमारे पास नियर Q है तो SP2 की वैल्यू 0.910 और SQ2 की वैल्यू हमारे पास 2.355 है, ठीक है। और हमें लेवल डिफरेंस निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका कि दोनों का हाइट डिफरेंस निकाल के एवरेज आउट कर देना है। तो SP1 माइनस SQ1 प्लस का SP2 माइनस SQ2 का हाफ कर देना है, एवरेज कर देना है हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रू डिफरेंस इन लेवल आ जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q का, ठीक है। तो सबसे पहले SP1 माइनस SQ1 किया हमने, तो ये माइनस ये किया तो माइनस का 1.645 मीटर आया। वहीं हमने SP2 माइनस SQ2 किया तो माइनस का 1.445 मीटर आया, ठीक है। तो D1 D2 मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब इन दोनों को नेगेटिव साइन है तो दोनों जुड़ जाएंगे 3.090 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब एवरेज आउट कर देंगे इसका तो माइनस का 1.454 मीटर आ जाएगा। नेगेटिव साइन का मतलब है Q इज हाइयर देन द P, लेकिन ट्रू डिफरेंस जो है दोनों के बीच का वो कितना है हमारे पास, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है 1.545 मीटर आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि उन दोनों का जो स्टाफ रीडिंग है माइनस कर देना है नियर P और नियर Q और इन दोनों का एवरेज कर देना है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 545 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, हाइट डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 65 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास जो सर्विंग एंड मैपिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए 23 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्मेट कैमरा विद ए फोकल लेंथ ऑफ 152.4 mm इज यूज्ड फॉर टेकिंग एरियल फोटोग्राफ्स विद 60% ऑफ एंड लैप। तो हमारे पास एंड लैप भी दे रखा है 60% है हमारे पास, ठीक है। एंड लैप का मतलब क्या होगा कि दो फोटोग्राफ्स अगर हम देख रहे हैं तो एंड लैप में ये दो फोटो के बीच में 60% हमारे पास ओवरलैपिंग है, तो बचा कितना हमारे पास 40%, ठीक है, जो कि ग्राउंड को कवर करेगा विदाउट ओवरलैपिंग। दीज फोटोग्राफ्स आर व्यूड अंडर ए स्टीरियोस्कोप विद ए बेस हाइट ऑफ 0.15। तो B/V जो कि हम डिनोट करेंगे मतलब कि B/H ऑफ स्टीरियो व्यूइंग की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.15 वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो जैसे अगर आप इस एक्सप्लेनेशन में भी देखोगे हमारे पास बेस बाई हाइट रेशियो की ज़रूरत पड़ती है फॉर स्टीरियो व्यूइंग, ठीक है, 0.15 है। तो इसी केस में हमारे पास पूछा गया है कि द वर्टिकल एग्जैगरेशन वाइल स्टीरियो व्यूइंग दीज फोटोग्राफ्स। तो वर्टिकल एग्जैगरेशन हमें निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन आप देखोगे तो स्टेप वाइज पूरा गिवन है, ठीक है, कि बेस कैसे रहेगा S इंटू का 1 - P रहता है हमारे पास, ठीक है, उससे आप बेस निकाल सकते हो। बट हम सीधा सॉल्यूशन पर जाते हैं जो एक्चुअली में इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, फॉर्मूला भी गिवन है वर्टिकल एग्जैगरेशन का, ठीक है, जो कि सिंपल फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो वो B/H ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है, और हमारे पास डिवाइडेड बाई द B/H ऑफ स्टीरियो व्यूइंग जो कि 0.15 की बनता है, ठीक है, स्टीरियो व्यूइंग। तो उसी फॉर्मूले पे चलते हैं डायरेक्ट, मैं इस फॉर्मूले पे चलता हूँ कि B/H बाई B/V है। B/V जो एक्चुअली में हमारे पास बेस हाइट रेशियो है स्टीरियो व्यूइंग का, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 0.15 की बन है। वहीं हमें B/H फोटो निकालना पड़ेगा बेस बाई हाइट रेशियो का, ठीक है। तो अगर हमारे पास 0.6 हमारे पास ओवरलैपिंग है तो 1 - P हमारे पास जो हो जाएगा वो
0.4 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस पी एस कर देते हैं। कौन सी ओवरलैपिंग दे रखी है हमारे पास, गिवन है एंड लैप वाली। ठीक है, तो हमारे पास 0.4 बचेगा। तो एक्चुअली में जो फोटो का डायमेंशन है जो ग्राउंड पर कवरेज करेगा वो सिंपल है कि 23 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है, और उसको अगर हम ओवरलैपिंग के अलावा जो ग्राउंड कवरेज रहेगा वो 0.4 रहेगा। ठीक है, और यही हमारे पास अगर उसको ग्राउंड कवरेज पर करते हैं, क्योंकि ये तो फोटोग्राफ का डायमेंशन है तो फोटो का कवरेज रहेगा, वहीं ग्राउंड पे हमारे पास फोकल लेंथ डिवाइडेड बाई द उसका स्केल रहेगा। लेकिन हमें ग्राउंड कवरेज निकालना है, क्योंकि ये तो हमारे पास स्केल की अगर हम बात करते हैं तो F/H होता है जब हमारे पास जो भी हमारे पास कवरेज रहता है फोटो का डिवाइडेड बाई ऑन द ग्राउंड जो कवरेज रहता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, ग्राउंड की कवरेज निकालनी है, फोटो का पता है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो ग्राउंड पर कवरेज रहेगी वो हमारे पास 23 सेंटीमीटर और 0.4 हो जाएगा ओवरलैपिंग का। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा एच अपॉन में एफ, उल्टा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड की कवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू निकली बेसिकली बी की वैल्यू निकली, एयर बेस की वैल्यू निकली हमारे पास कि जो ग्राउंड पर कवरेज रख रहा है, ग्राउंड डिस्टेंस हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग टू द फोटो डायमेंशन 23 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 23 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई द F/H हो जाएगा, क्योंकि फोटो का स्केल कितना है, F/H है। ठीक है, तो 23 इंटू H/F हो गया। वहीं एयर बेस की बात करते हैं तो 0.4 हो जाएगा, 1 माइनस पी मतलब ओवरलैपिंग को हटा के। ठीक है, और इंटू का 23 इंटू H/F है, लेकिन हमें B/H की वैल्यू चाहिए फोटो की। ठीक है, तो सिंपल है, H को हम ना कैलकुलेट करके सीधा कैंसिल आउट कर देंगे, तो 0.4 इंटू 23 और इंटू का H अपॉन में F। फोकल लेंथ की वैल्यू वैसे गिवन है 152.4 mm गिवन है, लेकिन हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको तो 15.24 हो जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर में कवर करने के लिए, और नीचे H की वैल्यू रहेगी क्योंकि B/H हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो H है कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जो बचेगा वो हमारे पास 0.4 इंटू 23 और डिवाइडेड बाई 15.24 बचेगा। ठीक है, जो कि कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, 0.60367 हो जाएगा। और हमारे पास B/H फोटो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, और B/H स्टीरियो बीम की वैल्यू गिवन है 0.15। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, अगर आप इसको और 2 डेसिमल तक लिखते हो तो 0.60 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू 0.15 गिवन है, इसको करोगे डिवाइड तो 4 आ जाएगा हमारे पास। तो वर्टिकल एक्जैगरेशन की वैल्यू 4 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो आंसर हमारे पास 4 हो जाएगा। तो इसकी पूरी थ्योरी पार्ट और कैसे हमारे पास वो फॉर्मूला आता है, क्या क्या हम उसमें प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन में गिवन नहीं है। ठीक है, दी हुई है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो, बट जो मेन कॉन्सेप्ट था इसका वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आंसर हमारे पास 4 है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो सर्वेइंग एंड मैपिंग जो पार्ट ए का सेक्शन 1 है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, और गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू।